इसके पहले के वीडियो में हम समुच्चय के बारे में पढ़ चुके हैं कि समुच्चय या सेट जो है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह या वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम अंग्रेजी भाषा के अल्फ़ाबेट्स में से वावेल का सेट बनाना चाहें तो A-E-I-O-U अवयवों को कामा लगा के एक मझले कोष्ठक में लिख देते हैं, इसे सेट कहते हैं और सेट को कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उप समुच्चय पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत हम इतने टॉपिक्स उप समुच्चय, अधिसमुच्चय, उचित उप समुच्चय और इन सभी को एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे और वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि किसी समुच्चय के कितने उप समुच्चय हो सकते हैं और क्या फार्मूला होता है। तो आइए सबसे पहले हम उप समुच्चय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मान लीजिए आपके क्लास के बच्चों का समुच्चय B है और आपके स्कूल, पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स के का समुच्चय A है। जाहिर है कि B के सारे एलिमेंट्स A में हैं। ऐसे ही स्थिति को बोलते हैं, ऐसी स्थिति बोलते हैं कि B A का उप समुच्चय या सबसेट है। अर्थात यदि डेफिनेशन की बात करें तो यदि दो सेट हों A और B और A के सारे एलिमेंट B में हो तो कहा जाता है कि A B का उप समुच्चय है और इसे इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। इसमें देखिए ये वाला चिन्ह है और ये बराबर का चिन्ह भी इसमें लगा हुआ है। इसमें दो स्थितियां आ सकती हैं। डेफिनेशन तो ये है कि A के सारे एलिमेंट B में हो, ऐसा भी हो सकता है कि B के भी सारे एलिमेंट A में हो, तो इस स्थिति में B भी A का उप समुच्चय होगा डेफिनेशन के अनुसार। और इन दोनों को अगर एक साथ ले लें, A के सारे एलिमेंट B में है और B के सारे एलिमेंट A में है, तो इस स्थिति में A बराबर B यानी दोनों सेट बराबर हो जाएंगे। दूसरी स्थिति यहाँ पे देखिए ये वाला चिन्ह काम कर रहा है। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? A के सारे एलिमेंट तो B में हो लेकिन B में एक या एक से अधिक ऐसे एलिमेंट हो जो एक एलिमेंट न हो, तो ऐसी स्थिति में A और B बराबर नहीं होंगे और A जो है B का उचित उप समुच्चय कहलाता है। उचित उप समुच्चय, एक बार और समझ लेते हैं। उचित उप समुच्चय या प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट यह स्थिति तब होती है कि A के सारे एलिमेंट B में हो लेकिन B में एक या एक से ज्यादा एलिमेंट ऐसा हो जो A में न हो। जैसे उदाहरण अब हम एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। ये ले लेते हैं A B C और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं A C B। अब हम देख रहे हैं कि A के सारे एलिमेंट B में है, पहले ऐसे ही समझना है, यानी तभी हम कहेंगे कि A जो है, और ये भी देख रहे हैं कि A के सारे एलिमेंट B में है और B के भी सारे एलिमेंट A में है, तो A B का उप समुच्चय है और बराबर भी है। ये एक और केस आ जा रहा है कि बराबर भी है। देखिए ये बराबर का चिन्ह इसीलिए लगा है। लेकिन यदि एक ऐसा समुच्चय हो जैसे कि A B C और D, तो यहाँ से अगर हम देखें तो A के सारे एलिमेंट C में हैं लेकिन C में एक एलिमेंट D ऐसा है जो A में नहीं है। इस अवस्था में A जो है C का उचित उप समुच्चय है, बराबर नहीं है। यहाँ पे एक और बात ध्यान देने योग्य है कि जब A B का उप समुच्चय होता है तो B को A का अधिसमुच्चय या सुपर सेट बोलते हैं। सुपर सेट। और इसको क्या बोलते हैं? A को बोलते हैं उप समुच्चय सब सेट। उप समुच्चय का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण जो है हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो गिनती की संख्याएं होती हैं, इसी में यदि 0 को शामिल कर लिया जाता है तो होल नंबर या पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बनता है। उसमें भी अगर माइनस वाली या निगेटिव नंबर से शामिल कर लिए जाते हैं तो पूर्णांकों का समुच्चय या इंटीजर्स का समुच्चय बनता है। फिर उसमें अगर
जेड में यदि बटे वाले नंबर p बटा q वाले नंबर शामिल कर लिए जाते हैं तो उन्हें हम रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं कहते हैं। और इसी तरह जिनको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख पाते हैं, जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, पाई, इस तरह के नंबर, इन्हें हम t या q डैश से प्रदर्शित करते हैं और अपरिमेय या इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इन सारे नंबर्स को मिला के क्या वो बनता है, रियल नंबर बनता है। इस चित्र की सहायता से हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है। होल नंबर पूर्णांकों का उपसमुच्चय है और पूर्णांक जो है परिमेय संख्याओं के उपसमुच्चय है और परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय हैं। ये क्रम देखिए कितना बढ़िया है। और इसी तरह देखिए ये अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय जो है एकदम अलग होता है। तो t या q डैश, t भी लिख सकते हैं, q डैश भी लिखते हैं। t भी जो है वो r का रियल नंबर का उप समुच्चय होता है। आगे जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि r जो है c का भी उप समुच्चय होता है, लेकिन अभी हम लोग इसी को नहीं पढ़ेंगे। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि किसी समुच्चय के कितने उप समुच्चय हो सकते हैं। इसमें देखिए कि फाई अर्थात रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। ऐसा इसलिए कि उप समुच्चय की परिभाषा ही है कि कोई दो समुच्चय हो, ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए। अब फाई में कोई अवयव है ही नहीं तो हम कह सकते हैं कि फाई जो है प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय है, क्योंकि फाई में ऐसा कोई अवयव नहीं है जो ए में न हो। अर्थात फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। दूसरा है कि प्रत्येक समुच्चय अपना उप समुच्चय अवश्य होता है। ऐसा क्यों? देखिए ए और ए, कोई समुच्चय ए है तो ए का प्रत्येक अवयव ए में है। क्लियर है भाई? इसलिए प्रत्येक समुच्चय अपना उप समुच्चय होता है। अब अंत में देखते हैं एक सामान्य सा उदाहरण लेके, कोई समुच्चय ऐसा है जिसके दो एलिमेंट्स x y हैं, तो इसके कितने उप समुच्चय हो सकते हैं? तो पहले नियम के अनुसार फाई तो इसका एक उप समुच्चय है, फाई तो है ही। और दूसरा क्या है, ये s या ये स्वयं जो समुच्चय है ये खुद अपना उप समुच्चय है। बाकी देखिए अगर ये केवल x होता तो इसका उप समुच्चय जरूर होता, और केवल y होता तब भी इसका उप समुच्चय जरूर होता। और अगला वाला समझ ही रहे हैं कि प्रत्येक समुच्चय अपना उप समुच्चय अवश्य होता है। इसके आगे हम विधिवत समझेंगे कि किसी समुच्चय के कितने उप समुच्चय हो सकते हैं और एक फार्मूला लाने की कोशिश करेंगे। इसी उदाहरण में S के देखिए 4 उप समुच्चय मिले हैं। इस स्वयं वाले उप समुच्चय को हटा के बाकी जो 3 बच गए इन्हें ही कहते हैं उचित उप समुच्चय या प्रॉपर सबसेट। अर्थात किसी भी सेट के जितने भी उप समुच्चय बन रहे हैं उनमें स्वयं वाले समुच्चय को हटा के बाकी जो भी उप समुच्चय बनेंगे उन्हें हम उचित उप समुच्चय या प्रॉपर सबसेट कहते हैं। क्योंकि देखें तो इनके जो भी एलिमेंट्स हैं वो S में है, लेकिन S के सारे एलिमेंट इन तीनों में नहीं है। लेकिन चूंकि S के सारे एलिमेंट इस वाले उप समुच्चय में है और इसके सारे एलिमेंट S में भी हैं, अर्थात ये दोनों बराबर हैं, इसलिए ये उचित उप समुच्चय नहीं है। यदि किसी समुच्चय S के कितने उप समुच्चय होंगे यह ज्ञात करना हो तो इसके लिए हमने एक टेबल बना रखा है पूरे प्रक्रिया को समझने के लिए। देखिए टेबल में सबसे पहले क्रम संख्या है, फिर समुच्चय S के अवयवों की संख्या, फिर एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे और इस समुच्चय के उप समुच्चयों को लिखेंगे और कितने उप समुच्चय होंगे इसको गिन के हम अगले कॉलम में, अगले खाने में लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्रम संख्या 1 में यदि समुच्चय S में कोई अवयव न हो, अवयव की संख्या 0 हो, तो जाहिर है इस तरह के समुच्चय को हम रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट बोलते हैं, जिसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसके उप समुच्चय फाई होंगे। हमको मालूम है कि रिक्त समुच्चय का
उपसमुच्चय केवल फाई ही होगा, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय अपना उपसमुच्चय होता है। तो इस तरह से अगर गिने तो उपसमुच्चयों की संख्या 1 है। ऐसे ही देखिए दूसरे कॉलम में n बराबर 2 है, यानी n बराबर 1 है। दूसरे कॉलम में उदाहरण के तौर पे एक अवयव वाला एक समुच्चय बना दिया गया है, इसके उपसमुच्चय फाई और खुद समुच्चय होगा, क्योंकि फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है और प्रत्येक समुच्चय अपना भी उपसमुच्चय होता है। इस तरह से इसके उपसमुच्चयों की संख्या है 2, 1 और 2। इसी तरह क्रम संख्या 3 में देखिए n बराबर 2, यानी समुच्चय S में अवयवों की संख्या 2 है। उदाहरण के तौर पे हमने ये समुच्चय A B ले लिया है, इसके उपसमुच्चय देखिए फाई A B और AB ये बनेंगे, और इसके उपसमुच्चयों को अगर गिना जाए तो 1 2 3 4 ये 4 उपसमुच्चय हैं। इसी तरह ये क्रम आगे बढ़ाते हुए क्रम संख्या 4 में n बराबर 3 समुच्चय लिया गया है A B C, इसके उपसमुच्चय बने हैं फाई A B C A B B C C A और A B C। इसके उपसमुच्चयों को अगर गिने तो कुल हमारे 8 उपसमुच्चय हो रहे हैं। अभी हम फिलहाल इतने पर ही समझेंगे और कुछ नियम लाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ n बराबर 0 है तो उपसमुच्चयों की संख्या 1 है, n बराबर 1 अर्थात अवयवों की संख्या 1 है तो उपसमुच्चयों की संख्या 2, यहाँ n बराबर 2 तो उपसमुच्चयों की संख्या 4, n बराबर 3 तो उपसमुच्चयों की संख्या 8। हम कोई क्रम पकड़ने की पूरे में कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ 0 है तो इस 1 को लिख सकते हैं 2 की घात 0। यहाँ देखिए n बराबर 1 है तो 2 को लिख सकते हैं 2 की घात 1। n का मान जितना है उतना ही 2 की घात लगा के हम देख रहे हैं कि सही हो रहा है कि नहीं। 4 है, यहाँ देखिए n बराबर 2 है तो हम 4 को आसानी से जानते हैं 2 का वर्ग होता है। इधर देखिए n बराबर 3 है, इधर 8 आ गया है तो हम लिख भी सकते हैं 2 की घात 3। देखिए एक बार पूरे प्रोसेस को, n बराबर 0, इधर 2 की घात 0, n बराबर 1, 2 की घात 1, n बराबर 2, 2 की घात 2, n बराबर 3, 2 की घात 3। अगर इसी तरह यहाँ n बराबर 4 होता तो हमारा उत्तर आ जाता इधर 2 की घात 4। यदि यहाँ उदाहरण के तौर पे 10 होता, यदि यानी ऐसा समुच्चय हमारे पास होता जिसके अवयवों की संख्या, जिसमें 10 अवयव होते तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या होती 2 की घात 10। अर्थात एक हमारे पास रिजल्ट आया कि देखिए नोट, n अवयव वाले समुच्चयों की उपसमुच्चय की संख्या होगी 2 की घात n। इस पूरे प्रोसेस से समझ में आ रहा है पूरा। देखिए 2 की घात 0 ऐसे चलते हुए लास्ट में 2 की घात n। अब यही पूछा जाए कि n बराबर n अवयव वाले समुच्चय के उचित उपसमुच्चयों की संख्या, तो उचित उपसमुच्चय हम जानते हैं कि कुल उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात n है, उसमें से एक वो समुच्चय खुद घट जाता है। ये उचित उपसमुच्चय अर्थात प्रॉपर सबसेट्स की संख्या होती है।